हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सीजीपीएससी कैप्सूल के सीरीज़ में आज हम लेने वाले हैं डोज 2। ठीक है, जिसमें मैंने ऐड किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और उसके साथ में है छत्तीसगढ़ी पंचायती राज। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ही हमें यूपीएससी पैटर्न का दिखता है। इसमें पूछा गया है कि कितने जोड़े सही हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद दिया गया है और उसके सामने में उसका प्रावधान दिया गया है। तो देखते हैं। अनुच्छेद 75। ठीक है, ये हमें पता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये एकदम सही है। हम लोग राइट करते जाते हैं जो सही है, और जो गलत है उसमें हम लोग रॉन्ग क्रॉस करते जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 74 क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति या रापति, जितना भी कहीं भी लिखा हूँ वीडियो में, सभी राष्ट्रपति है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने मंत्रिमंडल का गठन, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, बिल्कुल सही है। ठीक है, और 52 क्या दिया है? अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमें बिना दिमाग लगाए सीधा ऑप्शन पे जाना है और सभी सही जहाँ हमें दिखे वो सही है। ठीक है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है फ्री में, समय सीमा को बिल्कुल भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, क्योंकि सभी सही है ना। अगर 1-2 में इधर-उधर कुछ भी रहता है तो हम लोग सभी ऑप्शंस को चेक करते हैं। ठीक है, कि 1 जोड़ी सही है, 2 जोड़ी सही है, 2 से कम, 3 से ज़्यादा, ये सब देखते हैं। अभी तो सभी सही है, तो सभी सही वाला ऑप्शन ढूँढो, मिल गया तो उसको ऑप्शन को लगाओ और आगे निकलो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कथन वाला क्वेश्चन है। ये हम लोग एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन से हम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है? किसी राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथनों पर हम लोग कथन पढ़ते हैं। पहला कथन क्या है? राज्यपाल राज्य विधानसभा को बुला सकता है, बिल्कुल सही है। सत्रावसान कर सकता है और भंग कर सकता है, ये बिल्कुल भी सही है। दूसरा कथन क्या दिया है? राज्यपाल राज्य विधानसभा की बैठक स्थगित कर सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। स्थगित करने का अधिकार जो है वो अध्यक्ष को है। ठीक है, जो स्पीकर रहते हैं, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो, अध्यक्ष जो है स्थगित करता है। ठीक है, जो बैठक रहता है उसको। और राज्यपाल चुनाव के बाद विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और चौथा कथन क्या है? राज्यपाल राज्य विधानसभा में वार्षिक बजट रखते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो कथन नंबर 2 है वो गलत है। तो ऑप्शन में जहाँ-जहाँ कथन 2 दिया है उसको काट देते हैं। तो इसमें 2 दिया है कथन अ वाले ऑप्शन में, कथन 2 दिया है, ये गलत हो जाएगा। केवल 2-3 ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा क्योंकि इसमें 2 वाला कथन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचता है? ब और क बचता है। ठीक है, तो 1 और 3 और 4, 1, 3, 4 सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ब वाला जो ऑप्शन दिख रहा है 1, 3, 4, और कथन में 1, 3, 4 सही है, मतलब आपका आंसर ये सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प भिन्न है, मतलब ऑड है? ठीक है, देखिए, महिला सदस्य के बारे में आपको बता दूं कि जो संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, तो इसमें ऑड पूछा है, मतलब इसमें क्या है? जो 3 सदस्य है इसमें से 15 में से जो 3 है, ऑप्शन में जो 3 दिया हुआ है वो संविधान सभा की महिला सदस्य थी, और जो एक थी वो नहीं थी। ठीक है, तो इसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि सीजीपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन अभी आ सकता है। ठीक है, ये अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन भी है। तो हंसा मेहता, जैसे 15 नाम दिए हुए हैं ना, तो 15 में से आप कम से कम तो 10 याद ही कर सकते हो ना। 3 तो मैंने यहीं पास लिख दिए हैं। तो हंसा मेहता संविधान सभा में महिला सदस्य में थी, सुचिता कृपलानी थी, सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, जो एनी बेसेंट थी वो नहीं थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। देखो, 3 नाम मैंने यहीं बता दिए हैं, बाकी आप 7 नाम याद कर लीजिए। तो आप आपसे ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, और 15 महिला सदस्य थी, महिला सदस्य थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सही कथन को पहचानें। ठीक है, सही कथन को पहचानें, मतलब सही कथन, मतलब इसमें 3 ऑप्शन जो है वो गलत होगा और एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन को सीधा पढ़ते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, 1, 2, 3, 4। पहला क्या लिखा है? भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 10 महीने 11 दिन लगे, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें कितने लगे थे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, तो यहाँ बस गलत दिया हुआ है, 2 साल 10 महीने 11 दिन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। संविधान सभा में कुल 10 महिला थी, अभी मैंने बताया कि 15 महिला होती हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। संविधान 26 जनवरी 1951 को लागू होगा। ठीक है, देखिए, इस टाइप का फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब आप 1900, कई लोग इसको सही मान लेंगे। ठीक है, पहली बार पढ़ेंगे तो
और 1950 और 1951 में कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ठीक है? तो 1950 को लागू हुआ था, 1951 को नहीं, ठीक है? और यहाँ पास हमें प्रश्न में क्या दिया है 1951 दिया, मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है? तो चौथा वाला जो बचेगा वो तो सही रहेगा ही, चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.के. कनिया थे, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही है। आपको सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में मालूम होना चाहिए क्योंकि इस बार सीजीपीएससी में 2-3 क्वेश्चन आया हुआ था, तो आगे भी चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के लिए, ठीक है? तो चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। हमें क्या पूछा था, सही कथन। जब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप पहले ऐसा मार्क कर लीजिए कि उसमें सही पूछा है कि गलत पूछा है, ठीक है? तो इसमें सही पूछा था तो हमने सही ऑप्शन बता दिया, चौथा इसका आंसर होगा 4, ठीक है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं पंचायती राज पे, छत्तीसगढ़ के पंचायती राज पे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, ठीक है? तो पहले पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं विकल्प सही है, ठीक है? यहीं पास लोग गलत करते हैं, सही, गलत, सही नहीं, ये सब जो कीवर्ड रहता है उसमें गलती करते हैं, ठीक है? तो इसमें 1-2 चीज़ ध्यान रखने का है कि इसमें विकल्प सही पूछा है और अप्रत्यक्ष रूप है, अप्रत्यक्ष रूप से पूछा, ठीक है? मतलब अप्रत्यक्ष जो चुनाव होता है उसके बारे में पूछा है। तो हमें पता है कि या तो जिला हो, ठीक है? या तो जनपद हो, ठीक है? उसमें अप्रत्यक्ष किसका-किसका होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो उसमें निर्वाचित होते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या-क्या दिया हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष पहले में दिया है, मतलब ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब ये सही है, ठीक है? और जिला पंचायत उपाध्यक्ष मैं क्या बोल रहा था, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जनपद और जिला के, ठीक है? वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं और जो सदस्य होते हैं ये डायरेक्ट होते हैं, ये डायरेक्ट होते हैं। ठीक है? तो हमें अप्रत्यक्ष बोला है तो हम लोग अप्रत्यक्ष वाले को राइट करते जाएँगे और जो प्रत्यक्ष वाला जो रहेगा उसको रॉन्ग करते जाएँगे। तो जो सदस्य निर्वाचित होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमें अप्रत्यक्ष वाला पूछा है ना, इसलिए हम लोग अप्रत्यक्ष वाले में राइट करते जाते हैं और प्रत्यक्ष वाले में क्रॉस करते जाएँ। मैं क्या बोला, जिला और जनपद में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ठीक है? तो ये चौथा वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है? अप्रत्यक्ष पूछा है तो क्या-क्या हमें मिला है 1, 2 और 4, तो हमें ऑप्शन में जहाँ भी 1, 2, 4 मिले उसको टिक कर देना है और वही हमारा सही आंसर होगा। तो 1, 2, 4 हमें किसमें मिल रहा है, द में मिल रहा है, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन में 1, 1, 2, 3 भी दिया है लेकिन हमें पूरा ऑप्शन देखना है, ठीक है? 3 वाला तो कट ही जाएगा, ठीक है? लेकिन 1 और 1, 2 बस नहीं है ना, हमारा 1, 2, 4 है और 1, 2, 4 हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग द को टिक करेंगे, ठीक है? कई लोग 1, 2 देखेंगे तो 1, 2 या फिर 1 को ही मार के आ जाएँगे, ठीक है? लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी तो पढ़ो भाई कि उसमें भी हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं करके, तो चौथा भी मैच कर रहा है और चौथा वाला द में दिया है और 1, 2 भी द में दिया है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन तो कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया रहता है, ठीक है? 2017 में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित नहीं है, ठीक है? मतलब 4 इसमें ऑप्शंस दिए हैं, मतलब 3 इसमें से क्या है, सुमेलित है, राइट है और 1 जो है सुमेलित नहीं है मतलब गलत है, ठीक है? अब चलिए देखते हैं कि क्या-क्या सही है, क्या-क्या गलत है, ठीक है? इसको कीवर्ड को मार्क कर लीजिएगा, नहीं पूछा है, ठीक है? नहीं वाला हमें खोजना है, ठीक है? तो धारा 37 में पदाधिकारियों का त्यागपत्र दिया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है? धारा 38 कार्यवाहक उपाध्यक्ष, देखो हमारा जो धारा 38 है और सेकंड नंबर पे हमें मिल गया, ये गलत है, ठीक है? जो कार्यवाहक उपाध्यक्ष है उसके जगह आएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति, ठीक है? इसका मतलब क्या है, कार्यवाहक सरपंच, कार्यवाहक सरपंच, ये यहाँ पास होना चाहिए था, ठीक है? धारा 38 में कार्यवाहक सरपंच के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है? और धारा 39 निलंबन का होता है, ये बिल्कुल सही है। धारा 40 हटाना, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है? तो हमें सुमेलित नहीं है पूछा है, तो गलत वाला पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत कथन को पहचानिए, ठीक है? गलत कथन को पहचानिए मतलब 3 जो है वो सही है और 1 ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है? तो चलिए या तो हम लोग पहले गलत को देख लें, गलत को पकड़ लिया तो सही को पकड़ लें। एक काम करते हैं, हम सभी स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हैं और सही वाले की जगह राइट और गलत की जगह गलत क्रॉस करते जाएँगे। हम लोग एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पेपर में यही करने वाले हैं, ठीक है?
तो पहला में क्या लिखा है, 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 के तहत 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है। ये बिल्कुल सही है, 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है, ये ठीक है। ग्राम सभा में बैठकों में गण पूर्ति के लिए उप सरपंच जिम्मेदार नहीं होता है, ये भी सही है, उप सरपंच जिम्मेदार नहीं होता है। सरपंच कौन जिम्मेदार होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से जिनका चुनाव हुआ रहता है वो जिम्मेदार होते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन जिम्मेदार चुनाव हुए रहते हैं, निर्वाचित होते हैं, ये तो सरपंच होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव किसका किसका होता है, सरपंच और पंच का होता है। तो सरपंच और पंच रहता है बैठकों में गण पूर्ति के लिए जिम्मेदार, ठीक है। तो और तीसरा ऑप्शन क्या है, साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। विशेष बैठक में बजट को पारित नहीं किया जाता है, ठीक है। विशेष बैठक में पारित नहीं किया जाता है बजट को, लेकिन साधारण इसमें दिया है ना, तो पारित किया जाता है, मतलब ये भी सही है। स्थानीय स्वशासन की शक्ति केंद्र शासन द्वारा प्रदत्त होती है, ठीक है। तो ये केंद्र शासन द्वारा प्रदत्त नहीं होती है, ये राज्य शासन द्वारा प्रदत्त होती है, ठीक है। तो ये जो चौथा वाला ऑप्शन है ये गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा है कि कितने जोड़े सही हैं, कितने जोड़े सही हैं। अगेन यूपीएससी पैटर्न इस बार पक्का आने वाला है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। तो इसमें समिति का नाम दिया है और उसमें कब बना था उसका वर्ष दिया है, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता, ये तो सभी को याद ही होगा कि 1956 में बना था, तो ये सही है, ठीक है। इसको जो जो सही है उसके सामने राइट और जो जो गलत है उसके सामने रॉन्ग क्रॉस का साइन, ठीक है, कोई भी सा क्वेश्चन में, ठीक है। अशोक मेहता उनके बेटे थे, ठीक है, 1977 में बना था इनका समिति, ये भी बिल्कुल सही है। आप याद रख सकते हैं कि जस्ट 20-21 साल बाद उनके बेटा जो अशोक मेहता थे उनका समिति बना था, ठीक है। उसके बाद पी के थुंगन समिति, ये गलत है, 1978 में नहीं, ये 1988 में बना था, ठीक है। और चौथा क्या है, राव समिति, ये भी गलत है, ये 1965 में नहीं 1985 में बना था, ठीक है। तो कितना इसमें जो दिया गया है कि कितना जो जोड़ी दी है वो सही है, 1 और 2। चलो ऑप्शन में देखते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं, केवल 1 नहीं, केवल 2 सही है। सभी सही है क्या, नहीं है ना, मतलब ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, केवल 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स, ऑप्शन स, ठीक है। चलिए अभी ऑप्शंस को भी हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता किस चीज़ का सिफारिश किए थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में सजेशन दिए थे, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आप सामुदायिक विकास याद रखिए, ठीक है, कार्यक्रम। उसके बाद अशोक मेहता, ये पंचायती राज के मूल ढांचा, ठीक है, मूल ढांचा एवं प्रशासनिक ढांचा के बारे में सिफारिश किया था, मतलब उनके रिपोर्ट में इसके बारे में था, पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचे के बारे में उनके रिपोर्ट में दिया गया था, ठीक है। और पी के थुंगन समिति के रिपोर्ट में क्या दिया था कि जो स्थानीय निकाय है उसको क्या मिलेगा, संवैधानिक मान्यता मिले, ऐसा अनुशंसा उनके रिपोर्ट में किया गया था, संवैधानिक मान्यता, ठीक है। और जो राव समिति था, आप याद रखिए, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास। अब ग्रामीण विकास कब होगा, जब गरीबी का निवारण होगा, गरीबी निवारण, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आपको जमाने भी आ सकता है कि कौन से ईयर में आपको समिति का नाम दे दिया रहेगा और ईयर दे दिया जाएगा, और आपको स्टार्टिंग से लेकर जो पहला जो समिति बना उससे आपको आखिरी तक जमाने भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपको बता लिया, आप चारों ऑप्शन को भी याद रखिएगा, ठीक है। ये तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन और पंचायती राज का क्वेश्चन। अब हम करेंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर में मैंने पहले क्वेश्चन लिया है कोटमसर गुफा के संदर्भ में, ठीक है, ये भी चर्चा में रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बोल रहे हैं कि जो मछली जो अंधी पाई जाती है वो अंधी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी अंधी मानेंगे, ठीक है, अभी अच्छे से प्रूव नहीं हुआ है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। तो चलो इस कथन पढ़ते हैं, इसमें 4 कथन दिए,
और ये एलिमिनेशन वाला प्रश्न है, ठीक है। डॉक्टर शंकर तिवारी ने इस गुफा के रहस्यों को उजागर किया, बिल्कुल सही है। यह गुफा रायगढ़ जिले में, गलत। ये जो गुफा है ये बस्तर जिले में, ठीक है। तो ये वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। इस गुफा में अंधी मछली पाई जाती है, जैसा कि मैंने अभी बोला कि हम लोग अभी मानेंगे कि अंधी मछली पाई जाती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा कथन क्या है, चूना पत्थर कार्बन, ठीक है, कार्बन है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की रासायनिक क्रिया से सतह से लेकर छत तक अद्भुत प्राकृतिक संरचना गुफा के अंदर बनी हुई है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब जाते हैं तो देखते हैं ना चूना पत्थर का वहाँ संरचना बना हुआ है गुफा के अंदर में, ठीक है। तो जो कथन 2 है, ऑप्शन में जहाँ जहाँ कथन 2 दिया हो उसको पहले काट दीजिए। अ में दिया मतलब ये कट जाएगा, द में दिया ये भी कट जाएगा। अब क्या क्या ऑप्शन बचा, 1 3 4 और केवल 1 4। तो केवल 1 और 4 है क्या, 3 भी तो है ना भाई। केवल 1 और 4, 1 और 4 सही है, हमें पता है, लेकिन 1 और 4 के साथ 3 भी सही है ना, और हमारे एक ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। केवल 1 और 4 भी कट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमें एलिमिनेट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन इंडिया करंट अफेयर के बारे में दिया है। इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी एक जो क्रिप्टो करेंसी है उसका वैल्यू अभी जीरो हो गया था, 2 दिन में उसका जो वैल्यू था पूरा जीरो हो गया, ठीक है। ये क्रिप्टो है ना, क्रिप्टो नहीं है, क्रिप्टो है, ठीक है। और ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन भी हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब ये साइंस एंड टेक का भी क्वेश्चन इसको बना सकते हैं, सीजीपीएससी इसको कैसे भी करके पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कथन गलत, कथन गलत कथन है, ठीक है। तो इसमें 3 सही होंगे, 3 ऑप्शन सही होंगे, 1 ऑप्शन गलत होगा। तो चलो पढ़ते हैं। यह क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोल रहा है ना, यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कार्य करती है, बिल्कुल सही। बिटकॉइन एक लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी है, आपको भी पता होगा, ठीक है। बिटकॉइन के बारे में तो सभी जानते हैं आजकल, तो ये भी सही है, ठीक है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। भारत में क्रिप्टो करेंसी से हुआ आय कर मुक्त होता है, देखिए यहीं पर फंसा दिया आपको ना। तो कर मुक्त नहीं होता है भाई, इस बार का जो बजट था उसमें 30% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन क्या है, अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है, बिल्कुल सही, ठीक है। 2021 में मान्यता दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि गलत पूछा है ना, और गलत क्या है, तीसरा है। क्योंकि भारत में क्रिप्टो करेंसी में जो इससे जो आय होता है वो कर मुक्त नहीं है, 30% देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये तो वो प्री का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम लोग अब मेंस का क्वेश्चन देखते हैं, आंसर राइटिंग क्वेश्चन। तो आज मैंने 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस के लाभ बताइए, 2 मार्क्स से बताना है, आपके पास 4 लाइन रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है के शक्तियों राष्ट्रपति के शक्तियों पर विवेचना करें, ठीक है। इस पर आपको मिलेगा 8 लाइन, ठीक है। अब इस इन दोनों क्वेश्चन का मॉडल आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में मतलब ऐड कर दे रहा हूँ। आप उसको खुद से पहले ट्राई कीजिएगा दोनों क्वेश्चन, उसके बाद उसको देखिएगा, ठीक है। ये उसका मॉडल आंसर है, ठीक है। मॉडल आंसर को आप खुद लिखने के बाद देखिएगा। मैंने पहले जो राष्ट्रपति की शक्ति वाला क्वेश्चन है उसमें 8 लाइन लिए हैं, और ई गवर्नेंस में 4 क्वेश्चन लिए, ठीक है। आप ई गवर्नेंस से बहुत सारा अपने से भी ऐड कर सकते हैं दिमाग लगाकर, जैसे आपका जो भी चॉइस सेंटर है, ठीक है, ये भी तो ई गवर्नेंस के अंतर्गत ही आएगा ना। आप जो सीजीपीएससी का फॉर्म भरते हैं, वेबसाइट से फॉर्म भरते हैं, ठीक है, फॉर्म फिलअप करते हैं, ये भी सब तो ई गवर्नेंस ही है ना। तो आप ये सब ऐड कर सकते हैं, आपका आंसर अलग से रिफ्लेक्ट करेगा। आप ये सब ऐड करेंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ में ई गवर्नेंस का यूज़ हो रहा है, उसको आप अगर लिखेंगे तो पूरा 2 में 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये मेरा मॉडल आंसर है, ठीक है। आप इससे अच्छा भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक एवरेज से थोड़ा अच्छा आंसर है, ठीक है। इसमें इस आंसर को आप एग्ज़ाम में भी लिखेंगे तो आप दूसरों से पीछे नहीं होंगे, ठीक है ना। अब ये रहा डोज़ 1 का जो मैं क्वेश्चन दिया था मेंस का, डोज़ 1 में, ठीक है, उसका मॉडल आंसर मैं बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा करके, ठीक है। और इस वीडियो से मैं ऐसा करूँगा कि जिस दिन मैं क्वेश्चन दूँगा उसी दिन आपको आंसर बता दूँगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पॉलिटी का क्वेश्चन दिया उसको बता दिया ना मैं, मॉडल आंसर मैं वापस में डाल दिया हूँ। तो डोज़ 1 का मैं भी इसमें डाल देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से मैं जब क्वेश्चन दूँगा तो मॉडल आंसर भी डाल दूँगा, ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन मैं पूछा था कि
उदय का कारण क्या था सूफी आंदोलन का, तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। ये पॉसिबल आंसर है, ठीक है। ये फाइनल आंसर तो मैं बोलूँगा ही नहीं। आप हिस्ट्री में या फिर मेंस का पेपर जो है ये एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल पेपर है, मतलब इसमें आप कितना एनालाइज़ कर सकते हैं और कितना उसमें एनालाइज़ करके क्या-क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें रिसर्च भी माँग सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत, एकदम पीएचडी लेवल का नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो अपने से आंसर को बनाना भी पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये हुआ डोज़ 1 का पहला क्वेश्चन का आंसर। और ये दूसरा क्वेश्चन का, उसमें पूछा था मैं कि अशोक महान क्यों है? उसके महान होने की जो महान होने का जो गणना है भारत के इतिहास में, ठीक है, उसमें कारण क्या-क्या थे? तो ये मैंने बता दिया उसमें कि अशोक के महानता का कारण क्या-क्या है, ये सब मैंने लिख दिया, 175 शब्द का है। आप इसको भी देख सकते हैं। आपने आंसर लिखा होगा, इसे मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, ठीक है। थैंक यू।